मधु ने किसी तरह अपना काम निपटाया और फिर घर की तरफ जाते हुए वो अपनी सहेली कुसुम के घर चली गई और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुसुम ने दरवाज़ा खोलते ही मधु की तरफ देखते हुए खुश होकर बोली, मधु तू अंदर आ जा। चल अच्छा हुआ जो तू खुद ही आ गई, वरना आज मैं तेरी तरफ आने वाली थी। मधु उदासी भरी आवाज़ में, अच्छा कोई काम था? कुसुम बोली, क्या हुआ मधु, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू कुछ परेशान सी लग रही है। क्या हुआ, तेरी मालकिन ने कुछ कह दिया क्या, या फिर नौकरी से? मधु बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुझसे क्या छुपाना, बस मेरी मुसीबतों का तो कोई अंत नज़र नहीं आता। जाने भगवान ने मेरा भाग्य किस कलम से लिखा था। तभी मधु की नज़र पिंकी पर पड़ी और वो चुप हो गई। कुसुम बोली, पिंकी बेटा चलो, मैं तुम्हारे लिए टीवी लगा देती हूँ। कार्टून पसंद है ना पिंकी को? पिंकी अपनी मासूम सी आवाज़ में बोली, हाँ बहुत ज़्यादा। कुसुम बोली, चलो। और फिर पिंकी को कार्टून दिखाने के लिए बिठा कर कुसुम वापस मधु के पास बैठ गई। कुसुम बोली, अब बता क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही थी? मधु बोली, पिंकी के सामने मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वो छोटी सी बच्ची है, उसे क्या पता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। और मैं तो उसे साथ काम पर भी नहीं ले जाना चाहती हूँ। वहाँ भी रोज़ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मैं क्या करूँ? कुसुम बोली, क्या हुआ, पिंकी को लेकर परेशान है? अगर तू चाहे तो मैं रख लेती हूँ, जैसे पहले रखती थी। मैं उसे संभाल लूँगी। मधु बोली, नहीं बात कुछ और है। कुसुम बोली, तो बता ना क्या बात है? मधु बोली, आज कुछ लोग मेरे घर आए थे। देखने में तो बिल्कुल मवाली गुंडे जैसे थे। उनमें से एक आदमी का नाम गब्बन था। उसने मुझसे कहा कि भाऊ ने उससे पैसे लिए थे और उसके बदले में हमारा घर गिरवी रख दिया। कुसुम बोली, क्या तू सच कह रही है? तुझे इस बात का पता था? मधु रोते हुए बोली, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि भाऊ ने ऐसा कुछ किया है। उसने कभी कुछ बताया नहीं इस बारे में। कुसुम बोली, अच्छा चुप हो जा, ये बता कि उसने तुझसे क्या बोला? मधु बोली, उसने कहा है कि उसके पैसे चाहिए, तभी वो घर के कागज़ वापस देगा, वरना। कुसुम बोली, वरना क्या, बोल तो। मधु बोली, वरना मुझे वो घर छोड़ना पड़ेगा और उस पर उसका कब्जा हो जाएगा। कुसुम बोली, कितने पैसे चाहिए? मधु बोली, 50,000। कुसुम बोली, क्या 50,000? इतने रुपए तो तू कहाँ से लाएगी? ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तेरे पति ने। मधु बोली, हाँ मुसीबत तो बड़ी है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ दर दर भटकूंगी, यही सब सोचकर दिल बैठा जा रहा है। कुसुम बोली, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मधु कुछ हिचकिचाते हुए, कुसुम क्या तू मेरी कुछ मदद कर सकती है? मैं धीरे धीरे सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे तेरी मदद की बहुत ज़रूरत है। उसने कुसुम के हाथों को पकड़कर बड़ी आस से कहा। कुसुम बोली, मधु मैं तेरी मदद तो कर दूंगी, लेकिन इतने सारे पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। कुछ मैं कर सकती हूँ, लेकिन बाकी का क्या होगा? मधु बोली, ठीक है, बाकी का भी कैसे भी करके इंतजाम कर लूँगी। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। कुसुम बोली, तू रुक, मैं आती हूँ। इतना कहकर कुसुम अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उसके हाथों में रुपए थे। उसने मधु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मधु ये ले, 5,000 है मेरे पास, इतने पैसे ही हैं, रख ले, और इन्हें लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, समझी? मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। कुसुम बोली, पागल हो गई है क्या? रो क्यों रही है? मैंने कोई एहसान नहीं किया, एक सहेली होने का सिर्फ फर्ज निभाया है। चल चुप हो जा। मैं तो बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी परेशानियाँ जल्दी से हल हो जाएं। मधु ने कुसुम को गले से लगा लिया। मधु बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, सुबह काम पर भी जाना है। कुसुम बोली, चल ठीक है। मधु बोली, पिंकी बेटा
घर चल, रात बहुत हो गई है। और फिर दोनों घर आ गईं। लेकिन मधु की चिंता वही थी कि इतने पैसे का इंतजाम कैसे करेगी। पिंकी को सुलाने के बाद वो उठी। उसने अलमारी से एक टीन का बक्सा निकाला और उसे खोलकर उससे अपना मंगलसूत्र निकालकर सोचने लगी, क्या अब इसका उसके जीवन में कोई मोल है? क्योंकि वो तो अब विधवा हो चुकी है। फिर खुद ही हंसने लगी कि वो सुहागन ही कब थी, जब तक भाऊ जिंदा था। रोज मार पीट ही करता था, कभी प्यार के दो बोल नहीं बोले। अब तो खैर, लेकिन जाने के बाद भी उसने मुझे किस दोराहे पर खड़ा कर दिया। किसी तरह जिंदगी को जी रही थी। अब एक एक पैसा जोड़ रही थी कि पिंकी की परवरिश करूंगी। तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब इतनी रकम कहाँ से लाऊं? इस मंगलसूत्र से भी मुश्किल से 10,000 ही मिल सकेंगे। बाकी के पैसे कौन देगा? उसने मंगलसूत्र को फिर से डिब्बे में रखकर अलमारी बंद कर दी और आकर पिंकी के बगल में लेट गई। लेकिन आंखों में नींद गायब थी। दूसरे दिन सुबह जब वो उठी तो उसे काम पर जाना था। दूसरे दिन सुबह जब वो काम पर गई तो उसने अपने सारे काम निपटा कर दीपा मैम साहब से मिलने उसके रूम में गई तो देखा कि वो कुछ काम कर रही थीं। उसने पूछा, मैम साहब, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाओ। क्या काम है, बोलो। मधु डरते हुए, मैम साहब, वो मुझे कुछ। दीपा बोली, मुझे भी कुछ काम है, जल्दी बोलो। मधु बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे मैम साहब। दीपा बोली, पैसे अभी? अभी तो महीना पूरा होने में टाइम है। मधु बोली, जी मैम साहब, मालूम है, पर कुछ ज़रूरी काम आ गया है। दीपा बोली, देखो मधु, पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो जब चाहे तोड़कर दिए जाएं। अभी तो पैसे नहीं मिल पाएंगे। इतना कहकर वह अपने लैपटॉप पर वापस कुछ करने लगी। मधु वहीं खड़ी थी। दीपा बोली, अभी तुम यहीं हो? तुमने सुना नहीं? अब जाओ भी। मधु बोली, जी मैम साहब। मधु वापस किचन में आ गई और बहुत परेशान हो गई कि मालकिन तो पैसे देने से इनकार कर रही है। वो भारी मन से पिंकी को लेने उसके स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते हुए उसे रास्ते में मोहन मिल गए। मोहन बोले, मधु। मधु बोली, नमस्ते साहब। मोहन, नमस्ते। आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। आओ पिंकी बेटा। मधु ने कुछ सुकुचाते हुए बोला, नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। मोहन बोला, मधु, मुझे मालूम है तुम दीपा की वजह से ऐसा कह रही हो, बट वो मेरी हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही फिक्र करती है, इसलिए ऐसा रिएक्ट किया उसने। आओ चलो, आओ बैठो। मधु जाकर गाड़ी में बैठ गई, पर उसे डर था कि मेम साहब ना देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन साहब को भी कैसे मना कर सकती थी। मधु ने घर आने से पहले ही बोला, साहब, मुझे यहीं उतार दीजिए। मोहन ने भी गाड़ी वहीं रोकी और बोले, ठीक है। मधु वापस आकर अपने काम में लगी, लेकिन उसे सिर्फ पैसों की चिंता सताई जा रही थी। हमको जब वो वापस घर जा रही थी कि उसे रास्ते में नीलू ताई मिल गई। नीलू ताई बोली, मधु, अरे मधु, सुन तो। मधु बोली, नीलू ताई आप? नीलू ताई हाँफते हुए बोली, अरे तूने तो मुझे बहुत दौड़ाकर मारा। कहाँ गुम थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? मधु बोली, नहीं ताई, मैंने सुना नहीं। और बताओ, कैसी हो आप? बड़े दिन से आप घर नहीं आई। नीलू ताई बोली, हाँ, सो तो है, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? सब ठीक तो है ना? और तेरी मेम साहब से कोई लफड़ा चल रहा है क्या? मधु बोली, नहीं तो ताई। क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या बात है? नीलू ताई बोली, तुझे कुछ पता नहीं क्या? मधु बोली, क्या पता नहीं है, खुलकर बताइए। नीलू ताई बोली, तेरी मालकिन एक रोज़ मेरी मालकिन के पास आई थी और दूसरी मेड ढूंढने के लिए बोल रही थी। मेरी मेम साहब ने मुझसे पूछा कि कोई हो तो बताऊं। अब मैंने तुझे रखवाया था, क्या कोई बात हो गई? मधु बोली,
नहीं ताई, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो अभी वहीं से आ रही हूँ। मेम साहब ने भी मेरे से कुछ भी नहीं कहा। नीलू ताई बोली, पता नहीं क्या चल रहा है। चल कोई बात नहीं, चिंता ना कर, बहुत काम है, कहीं और सेट करवा दूंगी तुझे, फिक्र ना कर, ठीक है। घर भी आ जाया कर, अब मैं चलती हूँ। मधु बोली, ठीक है ताई। मधु घर आकर बैठी तो पिंकी ने कहा, माँ वो ताई क्या बोल रही थी, क्या अब तुम वहाँ काम ना करोगी? मधु बोली, पिंकी बड़ों की बातें नहीं सुनते, चल मैं खाना बनाती हूँ, खा ले और सो जा, सुबह स्कूल जाना है। थोड़ी देर के बाद पिंकी बोली, माँ। मधु बोली, अब क्या है? देखा तो पिंकी अपनी गुल्लक लेकर खड़ी थी। माँ, मैंने कुसुम मासी और तुम्हारी बातें सुन ली थीं। ये पैसे ले लो और उन अंकल को दे दो जो हमारे घर को लेने वाले हैं, और मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी। दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे और फिर उन अंकल से अपना घर वापस ले लेंगे। मधु बोली, पिंकी मेरी जान, तो अब कितनी बड़ी हो गई है। और उसे अपने सीने से चिपकाकर बोली, ना बेटा, तेरी माँ इतनी कमज़ोर नहीं, इस मुसीबत से जल्दी ही निकल जाएंगे। तू देखना, कोई हमारा घर नहीं लेगा, और तुझे ये नहीं करना, तू मेरी तरह नौकरानी नहीं बनेगी। वो देख चांद, तुझे वहाँ देखना चाहती हूँ, इतनी काबिल बनना कि लोग बोलें, देख ये मधु की बेटी है। मधु के लिए एक एक दिन बीता जा रहा था, और हर बीता लम्हा उसके लिए बेचैनी बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसके पास सिवाय इस घर के कोई और संपत्ति नहीं थी, और ये भी दाव पर लगी थी। अभी उसके पास सिर्फ किसी तरह 20,000 ही इकट्ठा हो पाए थे। अभी उसे 30,000 का इंतजाम करना था, और सिर्फ एक हफ्ता ही बचा था। वो काफ़ी परेशान थी कि अब कहाँ से इंतजाम करे पैसों का। यही सोच में गुम थी कि पिंकी ने आवाज़ दी, माँ, माँ, जल्दी चलो, मुझे स्कूल जाना है, देर हो जाएगी। मधु बोली, हाँ बस आ रही हूँ। और फिर मधु ने पिंकी को स्कूल छोड़ा और काम पर चली गई। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे पैसों के साथ साथ दूसरी चिंता भी सताने लगी कि मेम साहब दूसरी मेड क्यों ढूंढ रही है, और मुझसे तो इस बारे में कुछ कहा भी नहीं। एक बार सोचा कि मेम साहब से पूछ लूँ कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई। फिर सोचा कि नहीं, अगर निकाल भी दे तो कोई और काम कर लूँगी, पूछ कर अपने आत्मसम्मान को ठेस क्यों पहुँचाऊँ। और फिर वो अपने कामों में लग गई। इधर पिंकी के स्कूल में उसके क्लासमेट आपस में बातें कर रही थी। तभी टीचर क्लास में आ गई और सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। टीचर बोली, ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी, आप सभी बारी बारी से बताना। स्टूडेंट्स बोले, ओके मैम। टीचर बोली, रुचि आप बताइए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी? रुचि बोली, मैम मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। टीचर बोली, ओके वेरी गुड। फिर टीचर ने रिधिमा से पूछा, आप बताइए। रिधिमा बोली, मैम टीचर। टीचर बोली, वेरी गुड। टीचर ने अब प्रिया यानी पिंकी से पूछा, बताओ पिंकी, तुम क्या बनना चाहती हो? पिंकी बोली, मैम मैं। तभी उसकी क्लास की अनन्या बोली, ये तो मेड बनेगी, और सभी बच्चे हंसने लगे। टीचर बोली, शट अप। और फिर पिंकी से, आप बताएं। पिंकी बोली, मैं बड़े लोग बनना चाहती हूँ। और उसका जवाब सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगे। टीचर बोली, कीप क्वाइट, चलो बुक्स निकालो, और सभी पढ़ने में लग गए। लेकिन पिंकी का मन दुखी हो गया। जब मधु उसे लेने स्कूल गई तो वो बहुत उदास थी। मधु बोली, पिंकी क्या बात है, आज मेरी पिंकी चुप क्यों है? कोई बात है क्या? बोल बेटा, अपनी माँ को नहीं बताएगी? पिंकी बोली, माँ क्या बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह नौकरानी बनूंगी और मेम साहब के घर काम करूंगी? बोलो ना माँ, तुझे किसने कहा? पिंकी बोली,
माँ, वो स्कूल में सारे बच्चे यही बोलते हैं, मुझ पे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। और फिर पिंकी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। मधु ने भी कुछ नहीं बोला। रास्ते में घर आते वक्त मधु ने पिंकी से पूछा, पिंकी चलो आज आइसक्रीम दिलाती हूँ, मेरी गुड़िया आइसक्रीम खाएगी ना? चल। पिंकी बोली, मुझे नहीं चाहिए। मधु भी पिंकी को इस तरह देखकर मन ही मन सोचने लगी कि उसके हालात ने उसकी बच्ची की ज़िंदगी पर कितना बुरा असर डाला है। और फिर घर आकर पिंकी को अपनी गोद में लेकर, पिंकी देख बेटा, जो भी लोग आज तुझ पर हंस रहे हैं वो कल तुझे, जब तू खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगी और ऊंचा मुकाम हासिल करेगी, तो यही लोग तुझे सलाम करेंगे, समझी? ऐसी छोटी छोटी बातों से अपना मन थोड़े ही खराब करते हैं। देखना एक दिन तू वैसे ही चमकेगी जैसे आसमान में तारे चमकते हैं। पिंकी बोली, सच माँ, तुम सही कह रही हो? तो बोली, हाँ सच्ची। देखना, बस मेहनत करना और किसी की परवाह नहीं करनी। कोई हंसता है तो हंसे, बस अपने कदम आगे बढ़ाना, पीछे नहीं। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। पिंकी बोली, हाँ माँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। मधु बोली, हाँ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेरी गुड। और फिर पिंकी और मधु जोर से हंस पड़ी। पिंकी को सुलाने के बाद मधु पिंकी को देखती रही और फिर सोचा कि उसे तो समझा दिया, लेकिन अगर घर को ना बचा पाई तो मेरी पिंकी को कहाँ रखूंगी? पेट तो किसी तरह भर लूंगी, लेकिन छत का बंदोबस्त कैसे होगा? सुबह उठकर उसने अपने पर्स से एक कागज निकाला जिस पर गब्बन भाई का नंबर था। उसने मन ही मन कुछ इरादा किया और अपने काम पर लौट गई। काम करते करते उसने कुछ सोचा और फिर दीपा मेम साहब के कमरे में गई और बोली, मेम साहब, मैं अभी आती हूँ, वो सब्जी लेने जा रही हूँ। दीपा बोली, ठीक है, पर जल्दी आना। मधु बोली, मैं अभी 10 मिनट में आ जाऊंगी। और फिर मधु ने कुछ सोचकर मोबाइल में कांपते हाथों से गब्बन का नंबर मिलाया। घंटी बज रही थी। तभी दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। गब्बन बोला, हेलो, कौन? मधु थोड़ा डरते हुए, मैं मधु बोल रही हूँ। गब्बन बोला, कौन मधु? मधु, मैं भाऊ की पत्नी, वो खोली में उस दिन आए थे। गब्बन बोला, ओ भाभी जी, बोलने का, पैसे का इंतजाम हो गया। तुम तो वादे की बड़ी पक्की निकली भाभी जी। अभी तो 1 महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी हैं। मधु बोली, नहीं, वो मुझे तुमसे मिलना था। कहाँ मिल सकती हूँ? गब्बन बोला, वहीं अपन के अड्डे पर। मधु ने एड्रेस पूछकर फ़ोन रख दिया और वापस आ गई, लेकिन उसके दिमाग में शांति नहीं थी। वो सोच रही थी कि मिलने पर वो क्या बोलेगी, क्या वो मानेगा उसकी बात? अगर नहीं माना तो फिर क्या करेगी? यही सब सोच रही थी कि दीपा ने उससे पूछा, सब्जी कहाँ है? तुम सब्जी लेने गई थी ना? मधु हड़बड़ाकर, वो मेम साहब, अभी सब्जी ताज़ा नहीं थी, इसलिए वापस आ गई, कल लेती आऊँगी। दीपा बोली, चलो ठीक है। मधु बोली, मेम साहब, वो शाम को मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगी, कुछ काम है। दीपा बोली, ठीक है, चली जाना। दीपा वापस जाते हुए बड़बड़ाती हुई, पता नहीं ये मधु का कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। जल्दी से कोई दूसरी मिलती। नैना सही कहती है, ये नौकर लोग ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो सर पर चढ़ जाते हैं। मधु पिंकी को कुसुम के घर छोड़कर, कुसुम, मेरी पिंकी का ख्याल रखना, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। कुसुम बोली, मधु क्या बात है, तू कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक तो है? और इस टाइम तू अकेले कहाँ जा रही है? मधु बोली, कुछ नहीं कुसुम, कुछ ज़रूरी काम है, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी, बस तुम पिंकी को देखना। मैं बस अभी गई और अभी आई। इतना कहकर मधु वहाँ से चली गई। मधु ने हाथ देकर ऑटो वाले को रोका। ऑटो वाला, किधर जाना है मैडम? मधु ने ऑटो वाले को पता बताया तो ऑटो वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक पूरा देखा और फिर बोला,
बैठो मैडम, 50 रुपये लगेगा। मधु बोली ठीक है, ले लेना। और फिर वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला बोला आ गया मैडम। और फिर मधु ने ऑटो से उतरकर किराया दिया और फिर चलने लगी। वो जगह कुछ अजीब सी थी। रास्ता बिल्कुल पतला और बदबूदार था और वहाँ खड़े लोग उसे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। उसने फ़ोन किया, गब्बन भाई मैं आ गई हूँ, अब किधर आना है? गब्बन बोला सीधा आ जाओ, वहाँ सामने एक माधुरी क्लब लिखा होगा, वहीं आना है। मधु बोली आती हूँ। मधु थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे वो जगह दिखी। वो उसके अंदर गई तो कुछ लड़कियाँ जो फूहड़ गाने पर थिरक रही थीं और कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। मधु ये सब देखकर बहुत डर गई। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला सुनो, गब्बन भाई से मिलने आई हो? मधु बोली कहाँ है वो? चलो मेरे साथ। गब्बन बोला नमस्ते भाभी जी, और क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? मधु के चेहरे पर डर की वजह से पसीने आ रहे थे और वो अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछे जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। गब्बन भाई कुर्सी पर बैठते हुए बोला क्या बोलना है? मधु बोली बात दरअसल यह है कि मेरे पास अभी 50,000 तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन 20,000 तक मैंने इंतजाम किया है। अगर कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती तो अच्छा होता, बस कुछ दिनों की। उसकी आवाज़ में याचना थी और आंखों में एक उम्मीद। मधु बोली गब्बन भाई मुझे तो मालूम भी नहीं था कि भाऊ ने ऐसा कुछ किया है। अब अचानक से इतने पैसे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तुम कहो तो मैं वो 20,000 अभी दे दूं, पर बाकी के रुपए के लिए थोड़ा वक्त दे दो। इतना सुनते ही गब्बन भाई ने एक जोरदार ठहाका लगाया। मधु बेचारी गब्बन की हंसी सुनकर शिहर से गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी और सोचने लगी कि उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। गब्बन बोला देखो भाभी जी, एक तुम्हारा पति एक नंबर का बेवड़ा, वो पैसे लेकर टालता रहा, आज दूंगा कल दूंगा, और फिर खुद ही टाइम बोल गया। अपन का मतलब है कि भगवान के पास चला गया, और अब तुम हो तो अपना दुखड़ा सुना रही हो। ये बताओ अगर मैं इमोशनल होकर धंधा करूँगा तो फिर मैं तो सड़क पर आ जाऊँगा। मधु बोली नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, बस कुछ दिनों की मोहलत मांग रही हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूँगी। गब्बन बोला कहाँ से बंदोबस्त करोगी इतने पैसों का? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो मेरी मदद लोगी? मधु बोली मैं कुछ समझी नहीं। गब्बन उसके आगे पीछे घूमते हुए उसे घूर रहा था और मधु अपनी साड़ी के पल्लू से अपने को ढके जा रही थी। गब्बन बोला देखो भाभी जी, अब तुम्हारा पति तो है नहीं, और सुना है कि तुम्हारे आगे पीछे भी कोई नहीं है, और एक बेटी भी है। तुम्हारी कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? एक ऑफ़र है मेरे पास, उस काम को करोगी तो मेरा कर्जा भी चुक जाएगा और तुम्हारी बेटी भी राज करेगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। मधु बोली क्या मतलब है तुम्हारा, कैसा ऑफ़र है? गब्बन बोला मेरे बार में डांसर बन जाओ, अभी तो तुम अच्छी खासी जवान हो, डांस नहीं आता तो भी चलेगा, थोड़ा लटके झटके तो आते ही होंगे। इतना सुनकर मधु ने मन में ही नहीं, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? गब्बन बोला क्या हुआ भाभी जी, क्या सोच रही हो? मधु की सोच उसकी आवाज़ से टूटी। कुछ भी नहीं, अभी मैं चलती हूँ। गब्बन बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सोच लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अपन धंधा साफ सुथरा करता है। मधु बोली अब मैं चलती हूँ, और मधु जल्दी से वहाँ से निकल गई। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मधु इतना कहकर वापस आ गई और कुसुम के घर पहुँची। कुसुम बोली अरे इतनी रात हो गई,
मैं तो डर गई थी। कहाँ चली गई थी तुम? मधु बोली, पिंकी सो गई क्या? कुसुम बोली, हाँ, मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अब तू बता, कहाँ से आ रही है और इतना घबराई हुई क्यों है? मधु बोली, एक गिलास पानी देना, फिर बताती हूँ। कुसुम, अभी लाती हूँ। कुसुम पानी ले आई। मधु ने गट गट करके सारा पानी अपने गले में उतार लिया। कुसुम बोली, अब बता, कहाँ गई थी? मधु बोली, मैं वो गब्बन भाई के अड्डे पर गई थी। कुसुम बोली, क्या? मधु बोली, हाँ, क्या करती? मैं पैसे तो इकट्ठा नहीं कर पाई, तो कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा कि एक बार उससे मिलकर थोड़ा और समय मांग लूँ। कुसुम बोली, तो क्या उसने टाइम दिया? वो तैयार हो गया? मधु कुछ देर चुप रही। कुसुम बोली, बोलना, क्या बोला उसने? मधु बोली, क्या बताऊं कुसुम, इस समाज में अकेली औरत का जीना दूभर है। अगर उसका घरवाला मर जाए तो कदम कदम पर उसे भूखे भेड़िए मिलते हैं। कहीं कोई लाछन लगा देता है तो कोई उसे नाचने का ऑफर देता है। कुसुम बोली, नाचने का क्या मतलब है? क्या बोले जा रही है? कुछ खुल के बताना मधु। मधु बोली, वो गब्बन मुझे बार डांसर बनने के लिए बोल रहा था। कह रहा था, इतने पैसे कहाँ से लाएगी? मेरे बार में नाच, मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगा। इतना कहकर मधु रोने लगी। कुसुम बोली, तूने उसे खींचकर एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मधु बोली, कैसे मारती, मन किया, लेकिन वहाँ से निकलना जरूरी था। बहुत गंदी जगह थी, मैं किसी तरह वहाँ से निकल आई। कुसुम बोली, ठीक किया। अब आगे क्या सोचा है तूने? मधु बोली, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मुश्किल से कैसे निकलूं? क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुसुम बोली, तूने अपनी मेम साहब से क्यों नहीं बात की? मधु बोली, कुसुम, वो पहले तो बहुत ठीक थी, पर जब से उनकी बहन नैना ने जाने क्या कहा सुना, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। और तो नीलू ताई ने बताया कि वो दूसरी नौकरानी भी ढूंढ रही है। एक साथ इतनी मुश्किलें हैं, किसका सामना करूं? कुसुम बोली, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ पैसों के लिए शरद से बात की है, उन्होंने पैसे भेजने के लिए बोला है। मधु बोली, कुसुम, एक तू ही तो है जो मेरे साथ खड़ी है, तेरा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? कुसुम बोली, बस हो गया तेरा, चल अब खाना खा ले। मधु आंसू साफ करते हुए चल, और फिर दोनों ने खाना खाया और वापस घर आ गई। घर आकर भी उसके कानों में हथौड़ों की तरह गब्बन की वो हंसी और उसकी कही बातें गूंज रही थीं, और आगे वो क्या करेगी उसे खुद मालूम नहीं था। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। सुबह सर इतना भारी हो रहा था कि उठने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उठकर तैयार होने लगी। तभी नीलू ताई उसके घर आई। मधु, ओ मधु। मधु बोली, हाँ, कौन है? नीलू ताई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। नीलू ताई बोली, काम पर जाने के लिए तैयार हो गई मधु क्या? मधु बोली, हाँ, बस निकलने वाली थी। आप बोलो ताई, कोई काम था? नीलू ताई बोली, अरे नहीं रे मधु, मैं इधर से जा रही थी कि सोचा कि तेरे साथ ही चलूं, कुछ बातें तुझसे हो जाएंगी। मधु बोली, अच्छा किया ताई आपने। नीलू ताई बोली, पिंकी बेटा कैसी है? पढ़ाई कर, खूब मन लगाकर, और कुछ बनकर अपनी माँ का नाम रोशन कर। पिंकी बोली, हाँ ताई। मधु बोली, ताई चाय पियोगी? नीलू ताई बोली, नहीं मधु, रहने दे, अभी पी है। पिंकी, ये ले तेरे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। पिंकी बोली, थैंक यू ताई। नीलू ताई बोली, वेलकम। मधु बोली, वाह ताई, आप तो अंग्रेजी बोलने लगी। नीलू ताई बोली, हाँ, वो मेरी मैडम की बेटी है ना, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है। मधु पिंकी को छोड़कर
नीलू ताई के साथ चलने लगी तो नीलू ताई ने पूछा, मधु, मैंने सुना है कि वो बेवड़े भाऊ ने तेरी खोली किसी को गिरवी रख दी थी, ये सच है क्या? मधु बोली, हाँ ताई, उसने पैसे के बदले घर गिरवी रख दिया था और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो अपने पैसे या फिर घर मांग रहा है। नीलू ताई बोली, वो साला बेवड़ा, उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने पैसे में उसने खोली को चढ़ाया? मधु बोली, 50,000। नीलू ताई बोली, अरे देवा, इतने पैसे तू कहाँ से लाएगी? मधु बोली, आधे तो मैंने किसी तरह कर लिए हैं ताई, पर और पैसे कहाँ से आएंगे, यही सोच रही हूँ। नीलू ताई बोली, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। सुन, मेरा एक सेठ से जान पहचान है, वो तुझे पैसे दे देगा और तू थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर देना। वो ज़्यादा ब्याज नहीं लेता। मैं तेरी बात करा देती हूँ आज शाम को ही। मधु बोली, ठीक है ताई। नीलू ताई बोली, और तेरी मालकिन ने तुझे कुछ कहा? मधु बोली, अभी तो कुछ भी नहीं बोला। नीलू ताई बोली, चल तू काम की चिंता नहीं करना, तेरी ताई अभी तेरे साथ है और बप्पा भी। मधु बोली, ठीक है ताई। नीलू ताई बोली, चल अब तू जा, मैं भी चलती हूँ। मधु बोली, ठीक है ताई। और फिर मधु काम पर आ गई। आज घर पर कोई नहीं था। उसने साफ सफाई की, तभी उसे मेम साहब की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद वो अंदर आई और उनके साथ एक दूसरी औरत थी। मधु ने उसे देखा और सोचने लगी कि ये कौन है। देखने से तो मेम साहब की कोई रिश्तेदार नहीं लग रही। तभी दीपा मेम साहब ने उससे कहा, सुनो रानी, तुम ये सामान मेरे कमरे में रख दो। रानी बोली, जी मालकिन। मधु ये सुनकर सोचने लगी कि ये आखिर रानी है कौन और यहाँ किस लिए।